नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। देखो दोस्तों, आज हम क्या है कि आज हमारा अंतिम चैप्टर है समकालीन विश्व में जो राजनीति, हमारी जो बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की, उसका अंतिम चैप्टर है अध्याय 9 वैश्वीकरण। और आज हम देखेंगे दोस्तों वैश्वीकरण के नोट्स। ठीक है, सभी अध्यायों के मैंने करवा दिए, इस बुक को पूरी को मैंने यानी ख़त्म कर दिए, सभी के नोट्स मैंने डाल दिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज हम जल्दीबाजी में इसके नोट्स देख लेते हैं और आपको जल्दी से नोट करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया दे रही कि वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के बारे में आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी समझाऊंगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं वैश्वीकरण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो ये प्रमुख कारण भी दिए हुए हैं। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने का वीडियो अलग से आएगा दोस्तों, तो ये प्रमुख पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या क्या है। अब देखते हैं वैश्वीकरण के परिणाम। वैश्वीकरण के परिणामों में आप देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है। परिणाम प्रभाव एक ही है, तो इसके प्रमुख आप देख सकते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तो इसमें जो दे रखे हैं आप देख सकते हैं, इसका राजनीतिक परिणाम यानी नकारात्मक और सकारात्मक किस प्रकार से हैं। वैश्वीकरण को सकारात्मक प्रभाव में क्या है, नकारात्मक प्रभाव में क्या है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव में ये प्रमुख आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी आप नोट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ राजनीतिक प्रभाव के बारे में देखा कि राजनीतिक में सकारात्मक प्रभाव क्या और नकारात्मक प्रभाव क्या है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, तो आगे प्रमुख आर्थिक परिणाम दे रखा है भाई इसका, कि भाई आर्थिक परिणाम जो ये क्या है। तो आर्थिक परिणाम में भी आपको नोट करना है। ठीक है, आर्थिक परिणाम को भी सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव तरीके से हम देख रहे हैं, तो सकारात्मक में प्रमुख पॉइंट आपको ये याद करने हैं। इसके बाद हम नकारात्मक प्रभाव में देखते हैं, तो नकारात्मक प्रभाव में ये प्रमुख आपको याद रखना है। ठीक है, 2 पॉइंट पर। इसके बाद है वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन फिर भी देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये प्रमुख देखो सकारात्मक प्रभाव में आपको 2 पॉइंट ये लिखने हैं। ठीक है, इसमें जैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया और विचारों का खुलेपन, ये सकारात्मक प्रभाव में। और नकारात्मक प्रभाव में ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि संस्कृतियों का ह्रास होने लगा, अमेरिकी संस्कृति से लगाव, एक पक्षीय संस्कृति का विकास हुआ। तो ये प्रमुख वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे आप देख सकते हैं दोस्तों भारत और वैश्वीकरण। देखो भारत और वैश्वीकरण की यानी दोनों के बीच भारत और वैश्वीकरण क्या है। तो भारत और वैश्वीकरण के बारे में आप देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले भारत किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ पर बताया है कि कोई शक्तिशाली देश है वो किसी कमज़ोर देश पर आक्रमण कर देता है, तो वो उस देश का उपनिवेश होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत से कच्चा माल ले जाकर उत्पादों में बदलकर वापस भारत में ही बेचा जाता था। ठीक है, तो ये प्रमुख पॉइंट आपको इस तरीके से समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, सरल भाषा में। इसके बाद है भारत की नई आर्थिक नीति। भारत की जो नई आर्थिक नीति है 19वीं क्रांति में, इसके तहत क्या क्या प्रक्रिया लागू हुई। आप देख सकते हैं कि उदारीकरण को अपनाया गया, निजीकरण को अपनाया गया, वैश्वीकरण को अपनाया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण क्या है, तो इसके बारे में ये 2-3 पॉइंट आपको याद करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे वैश्वीकरण के बारे में। आगे निजीकरण दे रखा, तो निजीकरण के बारे में देख लेते हैं। तो निजीकरण में आप देख सकते हैं दोस्तों निजीकरण के बारे में ये प्रमुख लिखा हुआ है कि निजीकरण की क्या क्या परिभाषा इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण में आप देख सकते हैं वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, वैश्वीकरण के वैसे अध्याय हमारा वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण के बारे में वैसे हमने समझ लिया है। और वैश्वीकरण का प्रतिरोध और आलोचना। अब देखो वैश्वीकरण की आलोचना क्या हुई, क्या प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब रुकावट या कोई बाधा आ जाना, तो यानी आलोचना क्या आगे होगी वैश्वीकरण के आलोचना, यानी इसके विपक्ष में कौन कौन है। तो ये में प्रमुख आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार के लोग, एक तो वामपंथी और दक्षिणपंथी। और वामपंथी कहते हैं कि भाई वैश्वीकरण ने यानी वैश्वीकरण से यानी गरीब लोगों को फायदा नहीं हुआ है, और दक्षिणपंथी जो है ये अमीर लोगों के और हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में, तो आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वामपंथी हैं, तो वामपंथी के बारे में ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, दक्षिणपंथी और दक्षिणपंथी के बारे में ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं कि इनकी क्या राय है वैश्वीकरण को लेकर। वैश्वीकरण के विरोध के लिए एक मंच।
देखो वैश्वीकरण के विरोध के लिए क्या मंच है, तो WSF का गठन हुआ। WSC की पहली बैठक दोस्तों 2001 ब्राज़ील में हुई थी। WSC की चौथी बैठक, याद रखना, चौथी बैठक 2004 में मुंबई में हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि दो खेमों से दूरी। ये हमारा दूसरा पेज है दोस्तों, दूसरा पेज है। पहला पेज देखो, ये थोड़ा यहाँ पर देखो पेज में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको पहले नंबर पर लेना चाहिए हमें, दूसरे नंबर पर। तो दो खेमों से दूरी आप देखो कैसे हो, लेकिन याद होने चाहिए आपको। तो दो खेमों से यानी भारत की दो खेमों से दूरी कौन कौन से दो खेमे समझ गए ना। एक तो खेमा है भाई अमेरिका, और दूसरी खेमा है सोवियत संघ। जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध आपको पता होगा दोस्तों 1945 से 91 तक, ठीक है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी दुनिया जो है वो दो खेमों में बट गई, एक तो हो गया अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो भारत ने यानी दोनों खेमों का साथ नहीं, भारत दोनों खेमों में नहीं रहा, भारत अलग ही रहा, एक अलग ही गुट बनाए, उसको गुट को कहते हैं गुट निरपेक्षता, ठीक है। तो इसके बारे में ये दे रखा है, देखो क्या क्या है। भारत की परमाणु नीति का आरंभ, अब देखते हैं भारत की परमाणु नीति का जो आरंभ है वो कहाँ से कब हुआ। तो ये प्रमुख पॉइंट आपको इस तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं इसके बाद आगे देखो ये प्रमुख और दे रखे हैं यहाँ पर, और ये हमारा यहीं पर पार्ट जो है वो फिनिश होता है। एक बार सभी दोस्त आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको कैसा लगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर नोट्स चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।